हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने लिंगजी पर मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर को चुराने का इल्जाम लगा दिया था, जो सुनकर युनची समझ चुका था कि जियान के इरादे क्या है, इसलिए वो अपनी आंट को बचाने के लिए मैदान में उतर आया। लेकिन तभी अचानक यूलोंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खोल देता है, जिसके मुताबिक युनची कभी भी थर्ड एल्डर का ग्रैंडसन था ही नहीं। जो बात मालूम होते साथ ही जियाओ सेट का हेड यहाँ पर युनची को अपने सेट से बाहर निकाल देता है। जहाँ जाने से पहले युनची अपनी वाइफ के पास जाकर यूवी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज मेरे ग्रैंडफादर और मेरी आंटी को बचा लेना। और यूवी भी अपने वादे को निभाते हुए बिल्कुल ऐसे ही करती है। जबकि साथ ही एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि युनची ने स्टार हिडन पिल को रिफाइन कर लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत युनची से होती है, जिसने स्टार हिडन पिल का इस्तेमाल करते हुए खुद को इनविजिबल बना लिया था और वो वापस यहाँ जियाओ सेट आकर यूलोंग के मेंडेरियंस पर हमला कर देता है, जिसके चीखने की आवाजें सुनकर जियाओ सेट का हेड फौरन वहाँ पर पहुंच गया था और वो यूलोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। यूलोंग तो दर्द से कांप रहा था, वो तो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि उसके साथ ये किसने किया। तभी अचानक यहाँ इनका एक सर्वेंट आकर मास्टर को बताता है कि हमारे ट्रेजर हाउस में पता नहीं कैसे पर आग लग गई, जो देखकर जियाओ सेट के हेड तो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि ट्रेजर हाउस में ही मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर मौजूद है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जबकि उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि युनची दोबारा से यूलोंग के रूम में आ जाता है, जहाँ आते साथ ही उसने 2 गार्ड्स को बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ यूलोंग यहाँ पर युनची को देखकर डरते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर युनची कोई जवाब न देते हुए दोबारा अपने डैगर से उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुमने मेरी शादी की रात ही मुझे जहर दिया और अभी तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, तुमने मेरी आंटी को फंसाने की कोशिश की, सबके सामने मेरे ग्रैंडफादर को बेइज्जत किया, तुम्हारी वजह से मुझे जियाओ सेट से निकाल दिया। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। जो कहते हुए यहाँ युनची के चेहरे पर एक इवल स्माइल थी, जबकि दूसरी तरफ यूलोंग खौफ के मारे उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। युनची उसकी ये बात सुनकर अपना डैगर यूलोंग की मुंह पर फेरते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो दर्द सहो जो कि एक लूजर सहता है। और ये कहते साथ ही युनची ने दोबारा यहाँ यूलोंग के मेंडेरियंस पर हमला कर दिया था ताकि वो हमेशा के लिए एक नकारा इंसान बन जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जियाओ सेट की उन्हीं पहाड़ियों पर आ जाता है, जहाँ थर्ड एल्डर और उसकी बेटी को सजा काटने के लिए भेजा गया। युनची भी यहाँ कुछ देर बाद पहुंच गया था, जिसे देखकर उसकी आंटी तो काफी ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार युनची जिंदा है। दूसरी तरफ युनची के ग्रैंडफादर ने आखिरकार वो सारे राज खोलना शुरू कर दिए थे जो अब तक वो अपने सीने में छुपा कर रखते थे। वो युनची से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि मैं हमेशा इस राज को राज ही रखूंगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत ही शायद ऐसी लिखी गई है। आज के दिन मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा, यानी कि आज मैं तुम्हारे रियल बायोलॉजिकल फादर के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ, जिनका सर नेम यून था। वो एक बहुत ही ज्यादा महान और टैलेंटेड वॉरियर थे, अगर सही अल्फाजों में कहूँ तो वो एक असली मर्द थे। पर युनची तुम्हें ये बात तो मालूम होगी, गॉड जिन लोगों से ज्यादा प्यार करता है वो लोग जल्दी मर जाते हैं। आज से कई साल पहले तुम्हारे फादर और उसकी फैमिली कुछ एनिमीज से बचकर खुद की जान बचा रहे थे, जहाँ उन लोगों की मुलाकात मेरे बेटे यिंग से हुई। मेरी बेटी यिंग ने तुम्हारे फादर और उसकी फैमिली की जान बचाई, जबकि साथ ही उन लोगों को जियाओ सेट में रहने की जगह दी। धीरे धीरे तुम्हारे फादर और मेरे बेटे के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो गई, वो दोनों भाई बन चुके थे। पर सुकून ज्यादा देर तक कायम ना रहा क्योंकि तुम्हारे फादर के दुश्मनों ने आखिरकार उसकी लोकेशन ढूंढ ली थी, जिसकी वजह से वो यहाँ जियाओ सेट को छोड़कर जाने वाले थे ताकि मेरी बेटी यिंग और मेरे जियाओ सेट पर कोई मुसीबत ना आए। लेकिन वो जानते थे कि तुम्हारी मिस्टिक वेन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेरा बेटा यिंग जानता था कि अगर तुम अपनी फैमिली के साथ गए तो ये तुम्हारी जान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए उसने अपने बेटे को तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर लिया। मेरा बेटा नहीं चाहता था कि उसके भाई का पूरा खानदान खत्म हो जाए, वो उसके ब्लड लाइन को सेव करके रखना चाहता था। यहाँ युनची अपने पेरेंट्स के बारे में सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ थर्ड एल्डर उसे बताते हैं कि फिर कुछ दिनों बाद यिंग पर किसी ने हमला कर दिया, जिस हमले के दौरान मेरा बेटा मारा गया। ये वही लोग थे जो कि तुम्हारे पेरेंट की तलाश कर रहे थे। युनची उनकी बातें सुनकर फौरन खड़ा होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों को काफी कुछ सहना पड़ा, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आखिर आप लोगों के एहसानों का ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस पर थर्ड एल्डर युनची से कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो, तुमने खुद ही तो कहा था कि बेशक हम लोगों के बीच खून का रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरे ग्रैंडसन हो। साथ ही यहाँ पर थर्ड एल्डर युनची से कहते हैं कि याद है मैंने तुम्हें बचपन से बस एक ही बात कही कि कभी भी अपना ये जेड पेडेंट मत उतारना, क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। क्या पता अगर तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हुए तो शायद वो तुम्हारा ये पेडेंट देखकर तुम्हें पहचान ले। जो सुनकर युनची काफी जरा हैरान होते हुए कहता है कि पिछले लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही एक पेडेंट मेरे पास हुआ करता था, जिसने शायद मुझे टेलीपोर्ट करके यहाँ बेचा। मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं कि वो पेडेंट मुझे कैसे मिला
था। आखिर ये कितने इत्तेफाक की बात है। यहाँ अपनी फैमिली की सारी हकीकत जानने के बाद युनची अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर बस मुझे सिर्फ 3 साल चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना लूंगा और मैं वापस आऊंगा ताकि मैं आप लोगों का बदला ले सकूं। और ये कहते हुए युनची अपने ग्रैंडफादर के सामने झुक गया था, जबकि दूसरी तरफ थर्ड एल्डर युनची को उठाते हुए कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। ज़ाओ सेड तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। युनची यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को अलविदा करके वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि साथ ही सीन शिफ्ट कर लिंग युआन सिटी पर आ जाता है, जो कि यूवी का अपना घर था और वो अपने मास्टर के साथ आखिरी दफा यहाँ पर आई हुई थी ताकि वो अपने पेरेंट्स को आखिरी दफा अलविदा कह सके। दूसरी तरफ यूवी की मास्टर उसे देखकर कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गई, उम्मीद है कि तुम्हारे पेरेंट्स को इस बात से कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जिस पर यूवी कहती है कि नहीं, वो तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे थे कि मुझे आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस ने खुद का डेसिपल बना लिया है। जो सुनकर यूवी की मास्टर खुश होते हुए कहती है कि ठीक है, पिछली फाइट की वजह से तुम्हें थोड़ी चोट लग गई होगी, आओ मैं तुम्हें हील कर दूं। ये कहते हुए यूवी की मास्टर जैसे यहाँ अपनी की एनर्जी को फैलाकर उसे चेक करने की कोशिश करती है, तभी अचानक वो शॉक हो गई थी। वो फौरन यूवी के हाथों को पकड़ते हुए उसकी मिस्टिक वेन्स को चेक करते हुए कहती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। क्या तुम्हें कोई कीमती एलेक्सर मिला जिसे तुमने खा लिया, या फिर तुम्हारी मुलाकात किसी बड़े मास्टर के साथ हो चुकी थी। जो सुनकर तो यूवी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने मास्टर से पूछती है क्यों मास्टर, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जिस पर यूवी की मास्टर बताती है कि नहीं, किसी भी इंसान की बॉडी में 54 मेंडेरियन पॉइंट्स होते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन लगाने के बावजूद भी सिर्फ 10 मिस्टिक पॉइंट्स को एक्टिवेट कर पाते हैं। इवन जो हमारे आइस क्लाउड पैलेस का लीडर है, उसने भी सिर्फ 17 मिस्टिक पॉइंट्स को ही एक्टिवेट किया, वो भी लगातार 100 साल तक की कल्टीवेशन करने के बावजूद। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी मिस्टिक पॉइंट को एक्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अभी चेक करने पर मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे 54 के 54 मिस्टिक पॉइंट्स एक्टिवेट हो गए, वो भी इतने कम अरसे में, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जो सुनकर तो यूवी को भी एक झटका लगता है। दूसरी तरफ यूवी की मास्टर उसे बताती है कि इसकी वजह से अब तुम्हारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यानी कि तुम्हारी पावर्स और कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ इंप्रूव होगी, हो सकता है 5 गुना तेजी के साथ। यहाँ यूवी अपने मास्टर की सारी बातें सुनकर युनची की बातों को याद कर रही थी, जहाँ युनची ने यूवी से कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दी तब मुझे पूरा यकीन है कि तुम 10 गुना तेजी के साथ अपने कल्टीवेशन और ब्रेक थ्रू कर पाओगी। यूवी यहाँ पर ये बात सोचकर हैरान थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी मास्टर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में उससे सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ आखिर उस मास्टर का नाम क्या है जिसने तुम्हारे साथ ये किया, वो तो काफी ज्यादा टैलेंटेड मास्टर होगा। जो सुनकर यूवी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, वो काफी ज्यादा बेहतरीन डॉक्टर है, लेकिन प्लीज मास्टर मुझे माफ कर देना, उसने मुझे अपना नाम किसी को भी बताने से मना किया था। और ये कहते साथ ही वो माफी मांगने के लिए अपने मास्टर के सामने झुक जाती है। दूसरी तरफ यूवी की मास्टर भी उसकी बात समझते हुए कहती है कि हाँ, मैं समझ गई कि वो एक बेहतरीन मास्टर है, जो कि यकीनन सारा ध्यान अपने कल्टीवेशन पर लगाना चाहता होगा। वो नहीं चाहता होगा कि कोई भी उससे परेशान करे, इसलिए उसने तुम्हें मना किया होगा कि तुम उसका नाम किसी को ना बताओ। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसका तुम पर एक बड़ा एहसान है। उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मेरी भी किस्मत अच्छी हो और मेरी भी मुलाकात उस मास्टर के साथ हो जाए। जो सुनकर यूवी अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन्होंने यूवी को फोर्स नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ उसकी मास्टर यूवी से कहती है कि चलो अब हमें वापस अपने टेंपल चले जाना चाहिए। ये कहते वो यूवी को अपने साथ लेकर आगे की तरफ रवाना हो जाती है, जबकि यूवी अभी भी यहाँ युनची के बारे में सोच रही थी। अपने मन में कहती है कि युनची आखिर इस वक्त तुम कहाँ पर होगे। यूवी की ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ युनची पर आ गया था, जो कि किसी से खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जियान का असैसिन था, जिसने यहाँ पर युनची को पकड़ रखा था। और वो युनची से कहता है कि मैं अपने यंग लॉर्ड के हुक्म से तुम्हें मारने जा रहा हूँ। युनची जानता था कि इस वक्त उसकी बॉडी कमजोर है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर वो नीचे से मट्टी उतराते हुए फौरन उस असैसिन की आंखों में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे भागने का मौका मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ अब उस असैसिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो पीछे से एक आइस अटैक करते हुए युनची पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से युनची जमीन पर गिर गया। जिनको हाथ लगाते साथ ही युनची को मालूम हो गया, बेशक युनची के हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट ने उसके पॉइजन को खत्म कर दिया, पर युनची इन पॉइजन प्लांट का इस्तेमाल करके खुद को बचा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो असैसिन यहाँ युनची के पास आ चुका था, जो कि युनची से कहता है कि अब भागना बंद कर दो, क्योंकि तुम वैसे भी मुझसे नहीं बचने वाले। जो सुनकर युनची फौरन उस पॉइजन प्लांट को उठाकर उस असैसिन की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पॉइजन उस असैसिन के हाथ पर लग गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो फौरन अपने हाथ पर कट लगा देता है, जिसकी वजह से सारा के सारा पॉइजन ब्लड नीचे की तरफ गिर गया। और युनची के पास एक बार फिर से भागने का मौका आ चुका था, लेकिन अब वो असैसिन गुस्से से पागल होते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो कहते साथ ही वो असैसिन तेजी के साथ जंप करते हुए फौरन अपने डैगर को यहाँ युनची की तरफ थ्रो कर देता है। युनची भी समझ चुका था कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए युनची ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि युनची के सोल स्पेस से सीधा जैस्मिन निकलकर बाहर आ गई थी, जिसने वो डैगर पकड़ते उस असैसिन के टुकड़े कर दिए थे। युनची यहाँ पर ये सब देखकर हैरान होते हुए सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जबकि उस असैसिन के गिरने के बाद उसे वहाँ जैस्मिन दिखाई देती है, जिसे देखकर युनची खुश होते हुए कहता है कि आखिर
आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया और तुमने मेरी जान भी बचा ली। दूसरी तरफ जैस्मीन इससे पहले कि यहाँ पर कुछ भी कह पाती है, अचानक उसके सीने में दोबारा से पेन होना शुरू हो गया था, जहाँ वो खुद से कहती है कि ये गॉड किलिंग पॉइजन दोबारा से एक्टिवेट हो गया। दूसरी तरफ युंची यहाँ जैस्मीन को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें क्या हो गया, जबकि युंची ने खुद का इंट्रोडक्शन भी करवाना शुरू कर दिया था। वो उसे बताते हैं कि मेरा नाम है युंची और तुमने मेरी जान बचाई, लगता है कि हम दोनों का हिसाब पूरा हो गया। दूसरी तरफ हम जैस्मीन को देखते हैं जिसने युंची की तरफ गुस्से के साथ देखते हुए फौरन आगे की तरफ बढ़ते उसे गले से पकड़ लिया था। साथ ही वो युंची से कहती है कि मुझे सच सच बताओ, हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट जैसे कीमती हेवनली आर्टिफैक्ट ने तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर कैसे चूज किया? अगर तुमने मुझे सच सच ना बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जो सुनकर युंची कहते हैं कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगी, क्योंकि अगर तुमने मुझे मारना ही होता तो तुम मुझे बचाती ही क्यों, और वैसे भी मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सुनकर तो जैस्मीन ने उसका गला और भी ज्यादा जोरों के साथ दबाना शुरू कर दिया था, जबकि युंची अपने आखिरी अल्फाज कहता है कि मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन तुम्हारी तो है। ये गॉड किलिंग पॉइजन सिर्फ तुम्हारी बॉडी को ही नहीं बल्कि तुम्हारी स्पिरिट को भी डैमेज कर रहा है। अगर तुमने मुझे यहाँ पर जान से मार भी दिया हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए, तब भी तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। और दूसरी तरफ अगर तुम मुझे जाने देती हो तो तुम्हारे इस टॉक्सिन का इलाज मैं कर सकता हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि जैस्मीन ने युंची को छोड़ दिया था। साथ ही वो हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर तुम जैसे एक लूजर को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मालूम। अब तो युंची की चाल शुरू हो चुकी थी। वो कहता है क्योंकि मैं एक बेहतरीन डॉक्टर हूँ। साथ ही साथ वो यहाँ पर धीरे धीरे जैस्मीन के पास आते हुए कह रहा था, देखो मैं तुम्हारी सोल और बॉडी को दोबारा से कंडेंस कर सकता हूँ, यानी कि अब तुम मेरी जान नहीं ले सकती। साथ ही साथ अब तुम्हें मेरी जान की हिफाजत करनी होगी। युंची यहाँ पर ये सब कह रहा था, जबकि जैस्मीन उसकी सिर्फ बातें सुनती जा रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरा एसेसन पहुंच गया, जिसे देखकर तो युंची खुश होते हुए जैस्मीन से कहता है कि लो एक और आदमी आ गया जिसे तुम्हें मारना है। दूसरी तरफ वो एसेसन भी यहाँ पर अपने भाई की लाश देखकर गुस्सा होते हुए तलवार निकालकर इन दोनों से पूछता है कि आखिर मेरे भाई की जान किसने ली, जिस पर तो युंची काफी ज्यादा आसानी के साथ सारा इल्जाम जैस्मीन पर डालते हुए कहता है कि यही है वो लड़की जिसने तुम्हारे भाई की जान ली। वो एसेसन यहाँ पर युंची की ये बात सुनकर जैस्मीन की तरफ देखता है, जहाँ उसके पतले कपड़ों में उसका बदन साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए वो ठरकियों की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है कि अब तुमने मेरे भाई की जान ली, इसलिए मुझे भी थोड़ी तकलीफ तुम्हें देनी ही होगी। असल में वो थोड़ी गलत बातें करने की कोशिश कर रहा था, जो कि जैस्मीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो अपने ही अटैक से उस एसेसन की भी जान ले लेती है। युंची यहाँ पर जैस्मीन की ताकत देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि जैस्मीन पर गॉड किलिंग पॉइजन दोबारा से हावी हो गया। इसलिए युंची भी यहाँ जैस्मीन के पास बैठकर अपने हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट से उसके जहर को कम करने की कोशिश करता है, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि जैस्मीन ने दोबारा से युंची का ब्लड पीना शुरू कर दिया। जो देखकर युंची कहता है कि आखिर तुम हर बार चुड़ैलों की तरह मेरा खून क्यों पीती हो। अब यहाँ लगातार कुछ देर तक खून पिलाने के बाद युंची उससे सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया, जिस पर जैस्मीन काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ खुद का नाम बताती है। जो सुनकर युंची सरप्राइज होते हुए कहता है कि जैस्मीन, वाओ ये तो एक फ्लावर का नेम है जो कि काफी ज्यादा क्यूट और मासूम होता है। लेकिन दूसरी तरफ जैस्मीन उसे कहती है कि मेरे बारे में ऐसा मत सोचना, मैं खून से रंगी हुई रेड कलर की जैस्मीन हूँ, तुमने खुद अपनी आंखों से देख भी लिया। युंची यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे पॉइजन ने तुम्हें काफी ज्यादा वीक कर दिया, अब जल्दी से तुम हेवनली पॉइजन पर्ल स्पेस में वापस चली जाओ। साथ एज अ प्रॉमिस तुम्हें 3 साल तक मेरी हिफाजत करनी होगी, जबकि बदले में मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। जैस्मीन युंची की ये सारी बातें सुनकर उसे काफी अजीब से देख रही थी, जिस पर युंची हैरान होते हुए कहता है कि तुम आखिर मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन इसीलिए चाहिए क्योंकि अभी के लिए मैं कमजोर हूँ, मेरे मिस्टिक वेन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मुझे अपने न्यू मिस्टिक वेन्स बनाने होंगे, फिर ही मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। जो सुनकर जैस्मीन कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने की मेरी भी 3 शर्त है, अगर तुम मेरी तीनों शर्तों को मान लो तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं तुम्हें एक मिस्टिक वेन दिलवाने में मदद करूंगी, जो कोई नॉर्मल मिस्टिक वेन नहीं बल्कि एक गॉड लेवल की मिस्टिक वेन होगी। जो सुनकर तो युंची काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो उससे कहता है कि तुम 3 नहीं बल्कि 3000 शर्त बोलो, मैं फिर भी सारे एक्सेप्ट करूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि जैस्मीन ने यहाँ अपनी पहली शर्त बोल दी, जिसके दौरान उसने 3 ऐसे एलेक्सर्स को मांग लिया जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। ये एलेक्सर तो 4 मेजर सेक्ट्स के पास भी मौजूद नहीं होंगे। साथ ही दूसरी शर्त के मुताबिक जैस्मीन कहती है कि तुम्हें मेरी बॉडी को रीबिल्ड करना होगा, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। साथ ही मेरी सारी की सारी पावर्स भी रिस्टोर होनी चाहिए, जो कि एक मोनार्च फेज मिस्टिज्म लेवल की पावर्स थी। ये सुनकर तो युंची सरप्राइज हो गया था। वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरह की फ्रीक है, क्या ये लड़की गॉड रेल्म से आई हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी मोनार्च फेज मिस्टिज्म लेवल का वॉरियर नहीं होता। जैस्मीन युंची का ऐसा चेहरा देखकर पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी शर्त कबूल नहीं है, जिस पर युंची जवाब देते हुए कहता है कि मोनार्च फेज की पावर हासिल करने में लोगों को 30 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं और तुम सिर्फ 3 साल की बात कर रही हो। पर ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब वक्त ही बताएगा। इसके बाद जैस्मीन अपनी तीसरी और आखिरी शर्त के बारे में बताती है, जहां वो युंची से कह रही थी कि आज के बाद मैं तुम्हारी मास्टर होंगी, तुम मेरे सामने झुककर मुझे एक मास्टर की तरह ट्रीट करोगे। जो सुनकर युंची हैरान होते हुए उससे सवाल करते हुए पूछता है कि ये बताओ कि आखिर तुम्हारी एज क्या है, जिस
पर जैस्मीन उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो 13 साल की हूँ। जो सुनकर तो युंची को काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहते हैं कि इसको तो मैं अपना डेसिबल भी ना बनाऊं और ये मेरी मास्टर बनना चाहती है, पर चलो क्या ही कर सकते हैं, मुसीबत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसलिए वो युंची यहाँ पर जैस्मीन से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आज के बाद अपना मास्टर कहूंगा, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं झुकता, इसलिए मैं तुम्हारे सामने भी नहीं झुकने वाला। जो सुनकर हम देखते हैं कि जैस्मीन यहाँ फौरन युंची को नीचे गिराकर उस पर अपना पैर रख देती है। साथ ही वो युंची से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इतने जरा बहादुर और ताकतवर हो कि तुम मेरी बात ना मानो और मेरे सामने ना झुको। आज के बाद मैं ऑफिशियली तुम्हारी मास्टर हूँ, यानी आज के बाद तुम मुझे एटीट्यूड नहीं दिखा सकते और मैं तुम्हें जो कहूँ तुम्हें वो करना होगा। क्या तुम्हें कोई सवाल है या फिर कुछ कहना है? जो सुनकर हम देखते हैं कि युंची यहाँ जैस्मीन की तरफ बहुत ही प्यार से देखकर कहता है कि अब अपना पैर मुझसे हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ देख लिया और अगर तुमने पैर ना हटाया तो मैं और भी बहुत कुछ देख लूंगा। जो सुनकर जैस्मीन को समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए वो फौरन साइड पर हटते हुए खुद को डांप लेती है। जबकि दूसरी तरफ युंची उसे देखकर अपने मन में कह रहा था कि अच्छा तो ये लड़की भी ब्लश कर सकती है, लेकिन असल में वो जैस्मीन का ब्लश नहीं बल्कि गुस्से वाला फेस था, जिसके बाद उसने युंची की पिटाई लगाना शुरू कर दी थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे ड्रैगन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मीन युंची के सामने बैठी हुई थी और वो युंची से कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा शिकार क्यों किया जा रहा था और मुझे गॉड किलिंग पॉइजन क्यों दिया गया। जो कहते साथ ही यहाँ पर जैस्मीन ने अपने पास से ब्लड का एक ड्रॉप निकाल लिया था, जिसके बारे में वो बताती है कि ये सब कुछ इसके लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जैस्मीन ये ब्लड युंची की बॉडी में डाल देगी, जिसकी वजह से उसे गॉड लेवल की मिस्टिक वेन्स मिल जाएंगे, यानी कि युंची एक बार फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा। और इसी के साथ चलो फिर हम आज के एपिसोड को खत्म करते हैं।